नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की इस पहली बड़ी खबर मंडला जिले से है। अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के बजट को लेकर है। कल यानी कि 22 फरवरी को राज्य का बजट पेश होने वाला है। क्या रहेगा खास, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां इंदौर नगर निगम का पब्लिक ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग हुआ है। क्या है ग्रीन बॉन्ड, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां ईडी की छापेमारी के बाद से कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। खबर मंडला जिले से है, जहां रेल मंत्रालय ने देश के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन के साथ साथ नई आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा और स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसके तहत रेल मंत्रालय की ओर से नैनपुर और मंडला फोर्ट महाराजपुर रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्थानीय मांगों और आगामी 20-25 साल को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। तो मंडला जिले से यह खबर है। आपको बताएं कि रेल मंत्रालय ने देश के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इन स्टेशनों का कायाकल्प होगा, नई आधुनिक सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है, जी क्या जानकारी है अभी आपके पास? स्वास्थ्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें जानकारी मिली थी कि केंद्र सरकार द्वारा अमृत भारत योजना में हमारी नैनपुर तहसील और मंडला रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। अमृत भारत स्टेशन जो है उसमें जो पर्याप्त बड़े शहरों के जैसे जो भी सुविधाएं हैं स्टेशन में, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी, ये सुविधाएं क्या किसी निजी कार्यदायी संस्था के द्वारा संचालित की जाएंगी या फिर सरकार स्वयं इसे करेगी? पूरी विस्तार से जानकारी दें, क्या योजना है सरकार की? रेल मंत्रालय ने जैसी जानकारी है कि रेल मंत्रालय ने देश भर में जितने भी रेलवे स्टेशन उनके लिए पर्याप्त छोटे बड़े सबके लिए उन्होंने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिसमें हमारे जिले के एक नैनपुर तहसील और एक फोर्ट मंडला महाराजपुर मंडला का जो छोटा रेलवे स्टेशन है उसको चयनित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने हमारे शहर के जो भी हमारी पिछले 25 साल से रेलवे संघर्ष समिति थी और भी जो संस्थाएं थी, उन सबसे आज उन्होंने सर्किट हाउस में मुलाकात की और उनसे विस्तृत चर्चा की। जी ठीक है अखिलेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि नैनपुर और मंडला फोर्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसे व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। इससे जनता को और क्या लाभ होने वाले हैं? तो उन्होंने बड़े स्टेशनों की तर्ज पे जो निर्माण करने के लिए उन्होंने जो सौंदर्यीकरण, वेटिंग रूम, अभी कुछ भी जो मंडला में उपलब्ध नहीं है, उस सारी चीजों को उन्होंने बोला है कि हम उसमें 5G कनेक्टिविटी हो गई, पार्किंग की सुविधाएं हो गई, पेयजल और आम जनता को जो भी सुविधाएं एक बड़े स्टेशन पे लगती है वो सारी की सारी सुविधाएं वहां दी जाएंगी। जी
उन्होंने जो नागरिकों से जो सुझाव भी मांगा है, तो हमारा जो मंडला है सर, जो जनजाति संस्कृति और कान्हा नेशनल पार्क में के कारण फेमस है, तो जनता की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं कि वैसे ही उसको स्टेशन का निर्माण वैसे ही किया जाए, तो इससे और भी पर्यटन के लिए रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बुधवार 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट पेश कर सकती है। बजट में सरकार की कोशिश हर वर्ग को खुश करने की होगी। दरअसल आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में सरकार किसान, युवा और उद्योग पर बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। पश्चिम यूपी में लगातार विरोध प्रदर्शन देखते हुए गन्ना किसानों के लिए बजट में फोकस रहने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, पर्यटन के विकास पर फोकस रहेगा, तो एक्सप्रेसवे और मेट्रो सेवा निर्माण को लेकर अलग से बजट जारी किया जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्यमियों के लिए बजट में खास व्यवस्था की गई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यह बजट यूपी की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। प्रदेश सरकार का यह बजट रोजगार की नई कृषि, महिलाओं से संबंधित योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बेहद खास होगा। इसमें सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। तो कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होगा, राज्य का बजट पेश होगा। लगातार ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए यह बजट पेश होगा। हर वर्ग को खुश करने और हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी कि इस बजट से सभी को अपार यह बजट हर लोगों के सुख समृद्धि के लिए किया जा रहा है ऐसा लगे। लोक कल्याणकारी योजनाओं की भरमार होगी क्योंकि यह चुनावी बजट होगा। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है क्योंकि 2024 में चुनाव है और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज देते हुए अपने बजट से लोगों को डबल फायदा देने की कोशिश करेगी और लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयास करेगी। यह बजट एक तरह से कहा जा सकता है कि लोक लुभावन भी हो सकता है क्योंकि 2024 में आम चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है, ऐसा राज्य है जहां से होकर ही अगर यहां सीटें ज़्यादा आती हैं तो यह माना जाता है कि वो पार्टी करीब करीब सत्ता में आ जाती है, केंद्र की सत्ता में स्थापित हो जाती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शाहिद, कल बजट पेश होने वाला है, उम्मीदें क्या जताई जा रही हैं इस बजट से? विपक्ष लगातार सरकार को भले ही घेरने का काम कर रही है, मगर योगी सरकार कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में 2024 का चुनाव है और दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश होके जाती है और कल योगी सरकार अपने बजट को पेश करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो, ऐसे सेक्टर के लिए बजट कल पेश होगा जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को लाभ मिले और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिले। जी शाहिद, एक बात और सुनने में आ रही है कि इस बजट में एमएसएमई जो है, लघु और अति सूक्ष्म और लघु उद्योगों की जहां तक बात होती है, इसमें जो
इन्वेस्टर समिट में उद्यमी आए हुए थे, इनको भी स्थान दिया जाएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है, जरा समझाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देवेंद्र, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी संपन्न हुई है, फिर G20 की बैठक हुई है, जिसमें 32,95,हजार करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। अब जो इन्वेस्टर आए हैं, चाहे लघु उद्योग के हों, सूक्ष्म उद्योग के हैं, उनको इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में लगाना भी है और उत्तर प्रदेश में रोजगार भी मिलना है। तो ऐसे तमाम सेक्टर है जहां पे जो बजट का सेक्टर बढ़ाया जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना हो, मेट्रो लगाना हो, एयरपोर्ट लगाना हो, एक्सप्रेसवे बनाना हो, तमाम ऐसी लैंड है जिसको सरकार चिन्हित करके बजट पेश करेगी। और उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भी होना है 2024 में, तो उसको भी देखते हुए बजट लाया जाएगा। और जो इन्वेस्टर की आकांक्षाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सब सुविधा मिलेगी, चाहे वो डोर टू डोर जाने की हो, चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, तमाम एक्सप्रेसवे बनाना हो, जिससे कंपनी और इंडस्ट्री लगाई जा सके, तो इस पे सरकार विशेष ध्यान देगी और उसके लिए भी एक बजट मुहिम करेगी। तो क्या लगता है आपको कि कृषि से संबंधित यानी कि किसानों से संबंधित कुछ लोक लुभावन बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पश्चिमी यूपी में हमेशा किसान गन्ना मूल्य को लेकर नाराज रहते हैं। गन्ना मूल्य को बढ़ाने का काम सरकार करेगी और तमाम ऐसे काम है जो किसानों के लिए, चाहे खेती के काम हो, चाहे आलू की फसल के काम हो। और इस समय तो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में जैविक खेती की जो बात है, उसके भी सरकार ध्यान देगी, उसका भी एक बजट सैंक्शन करेगी और किसान नाराज ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों का गन्ना का मूल्य बढ़ाने का काम भी इस बजट में लगभग सरकार तय करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए शाहिद हुसैन सिद्दीकी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कल बजट पेश होने वाला है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी इस बजट से। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में NSE में लिस्टिंग कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर लीक से हटकर सोचता और लीक से हटकर करता है। ग्रीन साधारण काम नहीं है, यह धरती को बचाने का अभियान है। हमें प्रकृति का शोषण नहीं दोहन करना है। इंदौर पहला शहर था जिसने 2018 में लिस्टिंग कराई थी। सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि इंदौर ने इस दिशा में बहुत मजबूत कदम बढ़ाया है। ये एक नया दौर है, नई शुरुआत है। इंदौर के इस दिशा में प्रयत्नों पर गर्व होता है। इंदौर के विश्वास की आवाज़ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूरे देश में गूंजी है, जिसके पीछे की प्रेरणा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं। इंदौर ने अपने बिजली के खर्चे को कम करने के लिए एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, नवाचार के साथ 300 करोड़ के लागत से लगने वाले 60 मेगावाट के सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी बनी है, जिसने पब्लिक इशू जारी किया। चूंकि ये ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के लिए था, इसलिए इसको हमने ग्रीन बॉन्ड नाम दिया। सेबी की अप्रूवल के साथ साथ आज इशू क्लोज होने के बाद इसकी लिस्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में की गई है। ये अपने आप का देश में किसी अर्बन लोकल बॉडी द्वारा लाया गया पहला पब्लिक इशू है। मैं अपने इंदौर को, इंदौर के हमारे सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों को, सांसद जी, मेयर साहब, MIC के सदस्य, इंदौर की जनता, वहां के प्रशासन को आज हृदय से बधाई देता हूं
इंदौर लीक से हटके सोचता है और लीक से हटके करता है। उन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किए, अपने पेयजल की सप्लाई के लिए जो बिजली लगती थी परंपरागत ऊर्जा से पंप करते थे वो, उससे पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता था। पर्यावरण बचाने के लिए उस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पब्लिक ग्रीन बॉन्ड पहले है क्या, इसे समझाने का प्रयास कीजिए और इससे लोगों को क्या लाभ होने वाला है। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर बात करें जिस तरीके से इंदौर ने एक मिसाल पेश की है और जो आपने सवाल किया है कि आखिर ग्रीन बॉन्ड है क्या, तो जनता के सहयोग से कहीं ना कहीं बिजली का उत्पादन होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा शहर है इंदौर जो स्वच्छता के मामले में तो नंबर 1 था ही लगातार 6वीं बार, और अब एक बार ग्रीन बॉन्ड के जरिए एक बार फिर मिसाल पेश की है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब जनता के सहयोग से ग्रीन बॉन्ड का जो नगर निगम ने आदेश जारी किया था उसके तहत कहीं ना कहीं जो एमओयू हुए थे, इसका अगर हम बजट की बात करें जो वहां पर बिजली का प्लांट लगाया जाना है देवेंद्र जी, तो 350 करोड़ की लागत वहां पर आ रही थी। लेकिन जो ग्रीन बॉन्ड जब नगर निगम ने जारी किए तो 6.5 यानी कि 650 करोड़ के एमओयू साइन हुए। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जितनी लागत से बिजली का प्लांट लगाया जाना था उससे ज्यादा की एमओयू साइन हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की थी। और अगर हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कॉन्क्लेव सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो इंदौर नगर निगम को लेकर था और ग्रीन बॉन्ड को लेकर था। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इंदौर एक दौर है और एक मिसाल है। और इसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं इंदौर ने एक बार फिर एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो एक बार फिर मिसाल बना है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं देवेंद्र जी, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास करते हैं और उसके कदम को आगे बढ़ाते हुए इंदौर नगर निगम ने एक मिसाल पेश की है, यानी कि ग्रीन बॉन्ड। अब जो पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से बिजली की उत्पादन होगी तो कहीं ना कहीं वहां अगर हम बात करें तो जो बसें चलाई जा रही हैं वह भी सीएनजी के माध्यम से चलाई जा रही हैं और अब बसें भी वहां पर चलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बिजली की भी बचत होगी देवेंद्र जी वहां पर इसके माध्यम से। और जो बिजली की उत्पादन की क्षमता है वह भी निश्चित रूप से अब जो बिजली का प्लांट वहां पर लगाया जाएगा तो वह बढ़ेगा और वहां पर जो बिजली की आपूर्ति होगी वह भी सरलता से हो सकेगी और पर्यावरण भी संरक्षण होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम इंदौर नगर निगम ने उठाया और एक बीड़ा इंदौर नगर निगम को यानी कि कहें तो सरकार ने दिया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर शहर से अपील करते हैं कि अब ऐसे 5 और शहरों को जिम्मेदारी दी जाए कि जो ग्रीन बॉन्ड भरे और मध्य प्रदेश के लिए बिजली का उत्पादन का काम करें। जी देवेंद्र जी विवेक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इससे बिजली की सप्लाई बाधित नहीं होगी और पर्यावरण संरक्षित रहेगा, तो क्या बिजली की दरें भी कम हो सकती हैं? ऐसी संभावना है? देखिए निश्चित रूप से देवेंद्र जी अगर हम बात करें जो शहरी क्षेत्र में ग्रीन बॉन्ड का जारी किया गया है और जो उत्पादन होगा वह कहीं ना कहीं जनता के सहयोग से किया जा रहा है। तो जब निजी बिजली होगी तो कहीं ना कहीं इसमें बिजली के जो आपने चार्ज की बात की है कि इसके दाम बढ़ाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब खुद की ही बिजली उत्पादन होगी तो इससे जो जनता होगी या फिर नगर निगम होगा जो बिजली का उत्पादन करेगा तो सरकार उनसे खरीदने का काम करेगी। तो जितनी बिजली की खपत होगी और जितना उपयोग आम लोग करेंगे या फिर नगर निगम के द्वारा किया जाएगा उसका चार्ज ही सिर्फ लगेगा और बाकी की जो बिजली की बचत होगी वह सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं 2 काम सरकार के एक साथ होंगे कि एक तो बिजली का उत्पादन जो सरकार को करना पड़ता है उसकी कमी आएगी, यानी कि सरकार खुद खरीदने का काम करेगी। तो ऐसे में जनता को भी फायदा होगा और नगर निगम का जो बजट है उसको भी फायदा होगा। तो ऐसे में एक अहम कदम एक जो मिसाल पेश की है तो कहीं ना कहीं इससे बिजली के दाम बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि यह बिजली विभाग से अलग है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर और सौर ऊर्जा को लेकर यह कदम उठाया गया है, तो इससे बिजली बढ़ने के दाम बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विवेक सिंह। तो कुल मिलाकर के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड आज का लिस्टिंग कार्यक्रम हुआ इंदौर में। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। ईडी के छापेमारी के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की छापेमार कार्रवाई से कांग्रेसियों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। बता दें कि बीते दिनों
कई कांग्रेस नेता के निवास में ईडी की छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी के बाद कांग्रेसियों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। इस छापेमारी को कांग्रेसी बीजेपी की कूट राजनीति बता रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। राजनीति से हार मान अब बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इसे देखते हुए आज जगदलपुर मुख्यालय में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक बार फिर से एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिला है। देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं विरोध जताए जो है बीजेपी कार्यालय को घेराव करने आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। यहाँ पे देख सकते हैं युवाओं में काफी करके आक्रोश देखने को मिल रहा है। आखिरकार क्यों आक्रोश देखने को मिल रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार से देख सकते हैं प्रदर्शन जारी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरे युवाओं ने एक साथ जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के बाद जो ठान लिया है और घेराव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आखिरकार क्यों जो है युवा इतना आक्रोशित है, क्यों यहाँ पे जो है बीजेपी कार्यालय को घेराव करने के बाद जो है पूरी जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आइए जानते हैं इन्हीं से आखिरकार वजह क्या वजह है जो आज बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का 85वां अधिवेशन महाअधिवेशन रायपुर में होने वाला है। इससे नरेंद्र मोदी सरकार बौखला गई है, डर गई है, सहम गई है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की पार्टी को 14 ही सीट मिले। अब वो 4 से भी कम पहुंचने वाले हैं। ये डर ही है, यह भय ही है जो अधिवेशन को खराब करने, अधिवेशन में खलल डालने के उद्देश्य से ईडी को सहारा बना करके हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जबरन छापेमारी करके परेशान करने का काम कर रहे हैं। लगातार कल छापेमारी हुई, हाथ लगा क्या 0 बटे सन्नाटा, फिर भी वो यही काम कर रहे हैं। उसी के विरोध में पूरे प्रदेश भर में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेराव कर रही है। कारण साफ है, क्योंकि ईडी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है। हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चलिए, जिस प्रकार से सुन रहे थे कि लगातार कहना है कि ईडी के छापामारी के बाद जो है कांग्रेसी काफी जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरी जो है कूट राजनीति जो है बीजेपी की सरकार कर रही है, जिसके वजह से आज जो है कांग्रेसी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा आज जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। देखते रहे न्यूज अवर से मैं मोहम्मद अल्ताफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अल्ताफ, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सब कुछ सही है, सभी पाक साफ हैं, तो ईडी की छापेमारी पर इस तरह का बवाल क्यों? जी, बता दें कि यहाँ पे साफ तौर पे कांग्रेसियों का ये कहना है कि बदले की राजनीति जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। वजह यह है कि जैसे कि चुनाव का समय जो है पास आ गया है, जिसे देखते हुए काफी जो है बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसका ये कारण है कि ईडी के छापामारी के बाद आज जो है पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने साफ तौर पे जाहिर है कि जो है वो नाराजगी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी की कूट राजनीति की वजह से ईडी का दुरुपयोग कर जो है हमारे नेताओं के यहाँ छापामारी करवा रहे हैं, परंतु छापामारी के बाद भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हासिल इसलिए नहीं होने वाला है कि जो बदले की राजनीति कर रहे हैं, कुछ मिला तो नहीं ईडी के छापामारी के बाद, पर परेशान करने की काम जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। जी मोहम्मद अल्ताफ, अगर जो कोई सरकारी एजेंसी कहीं छापेमार कार्रवाई करती है तो उसके खिलाफ आरोप होते हैं, किसी के खिलाफ आरोप होते हैं और उसके बाद वो छापेमार कार्रवाई करती है, तो क्या आरोप बिना आरोप के ही ये छापेमारी हो रही है? कांग्रेस नेताओं पर कोई आरोप नहीं है, फिर भी छापेमारी हो रही है? जी, आरोप तो साफ तौर पे बिना आरोप की छापामारी नहीं होती है, पर यहाँ पे कांग्रेसियों का साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार है तो बीजेपी की सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है। इसलिए जो है अपनी पावर का गलत उपयोग कर जो है ईडी के सहारे लेकर कांग्रेसियों को परेशान करने के नियत से ये छापेमारी करवाई जा रही है। जी, अगर जो परेशान करने के लिए ये छापेमारी कराई जा रही है, तो अगर जिन नेताओं के ऊपर छापेमारी हो रही है, अगर वो पूरी तरह से पाक साफ हैं, तो ये बेचैनी क्यों देखी जा रही है? किसी भी एजेंसी से छापामारी कार्रवाई कराए, अगर जो सरकार बदले की भावना से करा रही है,
तो जब कुछ हमें मिलेगा ही नहीं, हमारे पास मिलेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो दिक्कत क्या है? करने दीजिए। फिर ये धरना प्रदर्शन और प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? जी, आपको बता दें कि साफ तौर पे पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों का कहना है कि छापेमारी में अगर कुछ हासिल होता तो हमारा नेता का गलत जो ऊपर आरोप लगाए गए वो आरोप सही होता, पर छापेमारी के बाद भी कुछ हासिल हाथ नहीं लग रहे हैं। तो साफ तौर पे यहाँ है कि बदले की राजनीति कर रहे हैं और ईडी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अल्ताफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।